नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। मैं सत्यम ठाकुर फिर से स्वागत करता हूँ आप लोगों को दरोगा अड्डा पे। और ये डबल स्टार सीरीज का छठवां सेट है और पार्ट 1 है। और इसमें हम मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश, हिंदी को छोड़ेंगे और बाद बाकी जो भी स्टैटिक पोर्शन है उसको करेंगे। और एक ही बार नहीं, 4 बार 5 बार बोल बोल के आपको सिर्फ हम याद कराने का काम करेंगे दोस्तों। तो आप इसको जरूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है इसका रीजनिंग का है, दूसरा मैथ का है, छोड़ना पड़ेगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन हमको लगता है कि वर्ल्ड बैंक से है, वर्ल्ड वर्ल्ड हिस्ट्री से इसको देखेंगे। कहता है कि यूरोप में केवल, अच्छा चलिए यहाँ पे कहता है कि यूरोप में गुटबंदी का जन्मदाता जर्मनी के चांसलर बिस्मार्क को माना जाता है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। कहता है कि यूरोप में गुटबंदी का जन्मदाता जर्मनी के चांसलर बिस्मार्क को माना जाता है। ठीक है, यूरोप में गुटबंदी का जन्मदाता जर्मनी के चांसलर बिस्मार्क को माना जाता है। ठीक है, बिस्मार्क ने 1879 में ऑस्ट्रिया के साथ द्वैत संधि किया। बिस्मार्क ने 1879 में ऑस्ट्रिया के साथ द्वैत संधि किया। बिस्मार्क ने 1879 में ऑस्ट्रिया के साथ द्वैत संधि किया। 1882 में बिस्मार्क ने फ्रांस के विरुद्ध जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली के साथ मिलकर त्रिकूट मैंने ट्रिपल अलायंस बनाया था। देखिए ध्यान से, सबसे पहले कि बिस्मार्क ने 1879 में ऑस्ट्रिया के साथ द्वैत संधि किया। ये क्लियर हो गया कि बिस्मार्क ने 1879 में ऑस्ट्रिया के साथ द्वैत संधि किया। अच्छा, 1882 में बिस्मार्क ने फ्रांस के विरुद्ध जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली के साथ मिलकर त्रिकूट मैंने ट्रिपल अलायंस बनाया। किसके विरुद्ध? फ्रांस के विरुद्ध। कौन कौन साथ में था? ठीक है, बिस्मार्क के साथ में। ठीक है, कौन कौन था? तो सबसे पहले किसके विरुद्ध था? तो वो फ्रांस के विरुद्ध था। लेकिन बिस्मार्क ने किस किस का सहयोग किया, त्रिकूट मिलाया था, मैंने एक संगठन बनाया था। तो जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली के साथ मिलकर त्रिकूट ट्रिपल अलायंस बनाया था। इस त्रिकूट के विरोध में 1907 में फ्रांस, रूस और ब्रिटेन ने एक त्रिदेशीय संधि ट्रिपल एतोय बनाई। समझिएगा क्या कहता है। जब भी सब अपना गुट बनाया ना दोस्तों, थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा। हाँ, कहता है कि एक बार देखिए अच्छे से। कहाँ गया? हाँ, एक सेकंड आपको अच्छे से समझाते हैं, समझिएगा। कहता है दोस्तों कि 1882 में बिस्मार्क ने फ्रांस के विरुद्ध जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली के साथ मिलकर त्रिकूट ट्रिपल अलायंस बनाया। ठीक है, ये हो गया। इस त्रिकूट के विरोध में फिर से 1907 में फ्रांस ने भी रूस और ब्रिटेन रूस और ब्रिटेन ने एक त्रिदेशीय संधि बनाया, में ट्रिपल एतोय बनाया। उसको देखा देखी। ठीक है, 1982 में बिस्मार्क किसके किसके साथ था? बिस्मार्क फ्रांस के विरुद्ध में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली के साथ मिला था, त्रिकूट बनाया था। लेकिन इस त्रिकूट के विरोध में 1907 में दोस्तों फ्रांस, रूस और ब्रिटेन ने भी एक त्रिदेशीय संधि मतलब ट्रिपल एतोय बनाया था। ठीक है, अच्छा, जर्मनी के चांसलर बिस्मार्क ने फ्रांस के अल्सास और लारेन क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। जर्मनी के चांसलर बिस्मार्क ने फ्रांस के अल्सास और लारेन क्षेत्र पर नियंत्रित स्थापित कर लिया। तो ध्यान दीजिएगा, जर्मनी का चांसलर बिस्मार्क ने फ्रांस के अल्सास और लारेन क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित किया था। ठीक है, तो जर्मनी के चांसलर बिस्मार्क ने फ्रांस के अल्सास और लारेन क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। इसको ध्यान रखेंगे। देखिए एकदम याद होता होगा दोस्तों आपको। देखिए, बिस्मार्क जर्मन संसद माने जर्मनी के संसद को डायट कहते हैं। सबसे पहले जानिए कि जर्मनी के संसद को डायट कहते हैं। जर्मनी के संसद को डायट कहते हैं। तो बिस्मार्क जर्मन संसद में प्रशा का प्रतिनिधित्व करता था। जो बिस्मार्क था ना दोस्तों, वो जर्मनी के संसद में प्रशा का प्रतिनिधित्व करता था। बिस्मार्क जर्मनी के एकीकरण के लिए रक्त और लौह की नीति को अपनाया था। बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण के लिए रक्त और लौह की नीति को अपनाया था। किसने? बिस्मार्क ने
जर्मनी के एकीकरण के लिए रक्त और लौह की नीति अपनाया था। इसका तात्पर्य था सैन्य उपायों से जर्मनी का एकीकृत करना। ठीक है। ऑस्ट्रिया ने 1866 में प्रसा के खिलाफ सेडोवा के युद्ध की घोषणा कर दी और अंततः वह पराजित हुआ। कहता है कि ऑस्ट्रिया ने 1866 में प्रसा के खिलाफ सेडोवा में युद्ध की घोषणा कर दी और अंततः वह हार गया। फिर से समझिएगा क्या कहता है दोस्तों। ऑस्ट्रिया ने 1866 में प्रसा के खिलाफ सेडोवा में युद्ध की घोषणा कर दी और अंततः वह पराजित हो गया। ठीक है। कब? 1866 में। अच्छा, 1870 में फ्रांस माने नेपोलियन और प्रसा बिस्मार्क के मध्य हुई रेडॉन की लड़ाई फ्रैंकफर्ट की संधि जो कि होता है 1871 द्वारा समाप्त की, जिसमें फ्रांस की हार हुआ। समझिएगा दोस्तों क्या कहता है। 1870 में फ्रांस माने फ्रांस की तरफ से नेपोलियन, 1870 में फ्रांस तो फ्रांस की तरफ से नेपोलियन था, 1870 ईस्वी में फ्रांस उसके तरफ से नेपोलियन था, और प्रसा जिसके तरफ से बिस्मार्क था। तो 1870 में नेपोलियन तो फ्रांस का था और बिस्मार्क प्रसा का था। ये दोनों के बीच सेडोन की लड़ाई हुआ था और उसी में फ्रैंकफर्ट की संधि हुआ 1871 में। ठीक है। फ्रैंकफर्ट की संधि हुआ मतलब 1870 में नेपोलियन और बिस्मार्क के मध्य एक फ्रैंकफर्ट की संधि हुआ था जो कि सेडोन में लड़ाई चल रहा था, वो 1871 में द्वारा समाप्त हुआ और इसमें फ्रांस हार गया। ठीक है, इसको याद रखिए। 4 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। एक एक मार्ग केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना है। कहता है एक मार्ग केंद्र नहीं रुक जाइए, क्या कहता है ऐसा ऐसा लिखा है ना दोस्तों कि मैंने क्या बोले, मैंने कॉमा उमा भी नहीं दिया है। एक मार्ग जो होता है ना दोस्त, वह केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना है जो कृषि उत्पाद अधिनियम 1937 के अंतर्गत कृषि एवं संबद्ध उत्पादों की ग्रेडिंग और मानकीकरण प्रोत्साहन करती है। एक बार फिर से देखिएगा। एक मार्ग केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना है। एक मार्ग जो है ना, वो केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना है जो कृषि उत्पाद अधिनियम 1937 के अंतर्गत कृषि एवं संबद्ध उत्पादों की ग्रेडिंग और मानकीकरण को प्रोत्साहित करती है। अच्छा, आगे देखिए क्या कहता है। कहता है कि उपभोक्ता इंटरनेशनल एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो दुनिया भर में उपभोक्ता अधिकारों को बढ़ावा देने और उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए काम करता है। इसकी स्थापना 1960 में हुई है। ध्यान दीजिएगा। उपभोक्ता इंटरनेशनल उपभोक्ता इंटरनेशनल एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो दुनिया भर में उपभोक्ता अधिकारों को बढ़ावा देने और उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए काम करता है। इसकी स्थापना 1960 में हुई है। इसकी स्थापना 1960 में हुई थी। ठीक है। भारत सरकार के द्वारा उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 में पारित किया गया। भारत सरकार द्वारा उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 में पारित किया गया। भारत सरकार द्वारा उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 में पारित किया गया। यह कोपरा नाम से प्रसिद्ध है। यह किस नाम से प्रसिद्ध है? कोपरा नाम से प्रसिद्ध है। तो भारत सरकार द्वारा उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 में पारित किया गया और इसको कोपरा नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। कहता है कि भारतीय मानक ब्यूरो की स्थापना माने BIS एक्ट 2016 के तहत हुई थी। भारतीय मानक ब्यूरो की स्थापना BIS एक्ट 2016 के तहत हुई थी। भारतीय मानक ब्यूरो की स्थापना BIS एक्ट 2016 के तहत हुआ था। यह वस्तुओं का मानकीकरण, अंकन एवं गुणवत्ता प्रमाणन का कार्य करता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। कहता है कि भारतीय मानक ब्यूरो की स्थापना BIS एक्ट 2016 के तहत हुई थी। यह वस्तुओं का मानकीकरण, अंकन एवं गुणवत्ता प्रमाणन का कार्य करता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। फूड फोर्टिफिकेशन
में खाद्य पदार्थों के मुख्य पोषक तत्वों को अलग से जोड़ा जाता है। फूड फोर्टिफिकेशन में फूड फोर्टिफिकेशन में खाद्य पदार्थों में मुख्य पोषक तत्वों को अलग से जोड़ा जाता है। फूड फोर्टिफिकेशन में खाद्य पदार्थों में फूड फोर्टिफिकेशन में खाद्य पदार्थों में मुख्य पोषक तत्वों को अलग से जोड़ा जाता है। फूड फोर्टिफिकेशन में खाद्य पदार्थों में मुख्य पोषक तत्वों को अलग से जोड़ा जाता है, इसको ध्यान रखेंगे। 5 नंबर 5 नंबर कहता है कि गौतम बुद्ध के जीवन संबंधी 4 दृश्य अत्यंत प्रसिद्ध है, जिसे देखकर उनके मन में वैराग्य की भावना उठी थी। एक था वृद्ध व्यक्ति, दूसरा बीमार व्यक्ति, तीसरा मृत व्यक्ति, चौथा सन्यासी या प्रसन्न मुद्रा में। एक था वृद्ध व्यक्ति, दूसरा बीमार व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृत व्यक्ति और सन्यासी व्यक्ति। ठीक है, चलिए। कहता है कि 6 वर्ष तक अथक परिश्रम एवं घोर तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के दिन एक रात पीपल या बोधि वृक्ष के नीचे निरंजना या पुनपुन नदी के तट पर सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। इस दिन वे तथागत हो गए। फिर से देखिए, 6 वर्ष की अथक परिश्रम, देखिए ये सब आपको याद है दोस्तों, इसलिए इसको हम ज़्यादा बार नहीं बोलेंगे। 6 वर्ष की अथक अथक परिश्रम घोर तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की एक रात पीपल बोध या बोधि वृक्ष के नीचे निरंजना या पुनपुन नदी के तट पर सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्ति हुआ। उसी दिन वो तथागत हो गए। ठीक है, देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है, कुछ नहीं में से कुछ का सृजन द्रव्यमान ऊर्जा का संरक्षण नियम के विरुद्ध है। कुछ नहीं में से कुछ का सृजन जो है वो द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण नियम के विरुद्ध है। द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत यह बताता है कि द्रव्यमान का क्षय नहीं होता है। द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत यह बताता है कि द्रव्यमान का क्षय नहीं होता है। द्रव्यमान किसी तत्व में एक समान ही बना रहता है, चाहे किसी स्थान पर उसे रखा जाए। कहता है कि द्रव्यमान किसी किसी तत्व में एक समान ही बना रहता है, चाहे उसको कहीं भी रख दीजिए। ये बात सही है। आगे है ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत यह भी कहता है यह ऊर्जा संरक्षण से सिद्धांत यह भी बताता है कि ऊर्जा की कुल मात्रा नियत रहती है। ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है। ऊर्जा न तो उत्पन्न किया जाता है, न ही नष्ट किया जाता है, ये भी बात सही है। ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, नियत अनुपात का प्रतिपादन प्रोवस्ट ने किया था। नियत अनुपात का प्रतिपादन प्रोवस्ट ने किया था। नियत अनुपात का प्रतिपादन प्रोवस्ट ने किया था। तो गुणित अनुपात का प्रतिपादन डाल्टन ने किया था। गुणित अनुपात का प्रतिपादन डाल्टन ने किया था। नियत अनुपात का प्रतिपादन प्रोवस्ट ने किया था। नियत अनुपात का प्रतिपादन प्रोवस्ट ने किया था और गुणित अनुपात का नियम डाल्टन ने किया था। गुणित अनुपात का नियम डाल्टन ने किया था। ठीक है, जब दो पिंड आपस में टकराते हैं तो एक पिंड जितना संवेग खोता है दूसरा उतना ही संवेग प्राप्त करता है। यह संवेग संरक्षण कहलाता है। कहता है कि जब दो पिंड आपस में टकराते हैं तथा एक पिंड जितना संवेग खोता है दूसरा उतना ही संवेग प्राप्त करता है, यह संवेग संरक्षण का नियम कहलाता है। ठीक है, चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन है, प्राथमिक रंग वे रंग है जो अन्य रंगों के मिश्रण से उत्पन्न नहीं होते हैं। प्राथमिक रंग वे रंग है जो अन्य किसी के मिश्रण से मिश्रित उत्पन्न नहीं होते हैं। प्राथमिक रंग 3 है, जैसे RGB माने लाल हरा नीला, माने रेड ग्रीन ब्लू। ठीक है, RGB रेड। प्राथमिक रंगों को मिलाने से द्वितीयक रंग प्राप्त होता है, इसको याद रखेंगे। चलिए इसको देख ही लेते हैं। देखिए, लाल और हरा हरा को मिलाएंगे तो पीला होगा। लाल और हरा को मिलाएंगे पीला होगा। हरा नीला को मिलाएंगे तो आपका श्यान हो जाएगा। ठीक है, हरा और नीला को मिलाएंगे तो श्यान हो जाएगा। ठीक है, और लाल और नीला को मिलाएंगे तो मैजेंटा होगा। तो देखिए, लाल और हरा को बोल मिलाएंगे तो पीला होगा। लाल हरा मिलेगा पीला बनेगा। लाल नीला नीला बनेगा मैजेंटा, लेकिन हरा नीला बनेगा तो श्यान बनेगा। ठीक है, ठीक है। अब क्या कहता है कि सभी रंगों को आपस में मिलाने पर उजले रंग की प्राप्ति होती है। सभी रंगों को आपस में मिलाने पर उजला रंग मिलता है। इंद्रधनुष का निर्माण प्रकाश के अपवर्तन, पूर्ण
आंतरिक परावर्तन एवं वर्ण विक्षेपण का उदाहरण है। इंद्रधनुष का निर्माण प्रकाश के अपवर्तन से भी होता है, पूर्णांतिक परावर्तन से भी होता है, वर्ण विक्षेपण से भी होता है। ठीक है, तो इंद्रधनुष का जो निर्माण होता है प्रकाश के अपवर्तन से भी होता है, पूर्णांतिक परावर्तन से भी होता है, वह पूर्ण विक्षेपण का उदाहरण है। अच्छा, प्राथमिक इंद्रधनुष में ऊपर लाल रंग जबकि सबसे नीचे बैंगनी रंग होता है। प्राथमिक इंद्रधनुष में ऊपर लाल रंग होता है। जो प्राथमिक इंद्रधनुष होता है ना दोस्तों, उसमें ऊपर लाल और सबसे नीचे बैंगनी होता है, लेकिन द्वितीयक इंद्रधनुष में सबसे ऊपर बैंगनी और सबसे नीचे लाल होता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ना कि प्राथमिक इंद्रधनुष में ऊपर लाल होता है और नीचे बैंगनी, लेकिन द्वितीयक इंद्रधनुष जब आएगा द्वितीयक, तो उसमें ऊपर आपका बैंगनी है, नीचे लाल हो जाएगा। ठीक है, चलिए, श्वेत प्रकाश के क्या कहता है? श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है। यह रंग है विबग्योर, ये आप जानते हैं। देखिए, यदि किसी पिंड का संवेग n गुना कर दिया जाता है तो गतिज ऊर्जा n स्क्वायर गुना हो जाता है। यदि किसी पिंड का संवेग n गुना कर दिया जाए, यदि किसी पिंड का संवेग n गुना कर दिया जाए तो उसका गतिज ऊर्जा दोस्तों जो है वो n स्क्वायर गुना हो जाता है। ठीक है, अब देखिए गतिज ऊर्जा और संवेग में संबंध, गतिज ऊर्जा बराबर पी स्क्वायर बाई 2m, जहाँ गति के ही गतिज ऊर्जा है, पी संवेग है, m द्रव्यमान है। देखिए, कहता है जब किसी दो अलग अलग द्रव्यमान वाली वस्तु का भार संवेग स्थिर हो तो गतिज ऊर्जा जो है वो बता रहा है। साथ ही साथ अर्थात हल्के वाली वस्तु की गतिज ऊर्जा अधिक और भारी वाले वस्तु की गतिज ऊर्जा कम होती है। जब किसी दो अलग अलग द्रव्यमान वाली वस्तु की गतिज ऊर्जा समान हो तो संवेग हो जाएगा पी स्क्वायर समानुपाती m। गूगल ने देखिए 9 नंबर क्वेश्चन कहता है, हमको लग रहा है कि करंट अफेयर का है। देखिए, गूगल ने हैदराबाद में एशिया प्रशांत क्षेत्र का अपना पहला सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र स्थापित किया है। गूगल ने हैदराबाद में एशिया प्रशांत क्षेत्र का गूगल ने हैदराबाद में एशिया प्रशांत क्षेत्र का अपना पहला सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र स्थापित किया है। यह केंद्र भारत के डिजिटल परिदृश्य को संबोधित करने के लिए गोपनीयता, सुरक्षा इंजीनियरिंग और उन्नत साइबर सुरक्षा टीमों को एकजुट करता है। ठीक है, देखिएगा क्या कहता है। नई लद्दाख नई लद्दाख आरक्षण नीति के तहत आरक्षण नीति के तहत स्थानीय निवासियों को सरकारी नौकरियों में 85% आरक्षण मिलेगा। नई लद्दाख आरक्षण नीति के तहत स्थानीय निवासियों को, ठीक है, सरकारी नौकरी में 85% का आरक्षण मिलेगा। इसको ध्यान देंगे। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार बेंगलुरु सबसे अधिक तेंदुआ की संख्या वाला महानगर तथा भारत की तेंदुआ की राजधानी बन गया है। बेंगलुरु हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार बेंगलुरु सबसे अधिक तेंदुआ की संख्या वाला महानगर है तथा भारत की तेंदुआ राजधानी बन गया है। ठीक है, इसको ध्यान देंगे। अगला देखेंगे, दिल्ली सरकार ने होलंबी कला में दिल्ली सरकार ने होलंबी कला में भारत का पहला ई कचरा इको पार्क स्थापित करने की घोषणा किया है। दिल्ली सरकार ने होलंबी कला में भारत का पहला ई कचरा इको पार्क स्थापित करने की घोषणा की है। दिल्ली सरकार ने होलंबी कला में भारत का पहला ई कचरा इको पार्क स्थापित करने की घोषणा की है। असम के काबी, दोस्तों ये सब करेंट अफेयर छोड़िए, तो सब देखने की जरूरत नहीं है, बदलते ही रहेगा, फिर आप उसको देखने का कोई फायदा नहीं है। सब करेंट अफेयर है। 11 नंबर देखिए। चलिए, काउंसिल का प्रत्येक निर्णय बैठक में उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से नहीं बल्कि 3/4 बहुमत से लिया जाता है। जीएसटी की बात है, देखिए जीएसटी परिषद समझिए। यह भारत में जीएसटी से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाली एक संवैधानिक संस्था है। जीएसटी परिषद जो है, जीएसटी परिषद क्या है? तो यह भारत में जीएसटी से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाली एक संवैधानिक संस्था है। देखिएगा,
जीएसटी परिषद, ये जीएसटी परिषद का गठन संविधान के अनुच्छेद 289 ए के तहत राष्ट्रपति के आदेश पर 2016 में किया गया था। कहता है कि जीएसटी परिषद का गठन संविधान के अनुच्छेद 279 ए के तहत, जीएसटी परिषद का गठन संविधान के अनुच्छेद 279 ए के तहत राष्ट्रपति के आदेश से 2016 में गठित हुआ था। तो जीएसटी परिषद का संबंध किस अनुच्छेद से है? 279 ए, ठीक है, 279 ए अनुच्छेद है, उसके संबंधित है। इसका उद्देश्य केंद्र और राज्यों के बीच कराधान सहयोग को बढ़ावा देना, सहकारी संघवाद के उच्च मानकों को स्थापित करना, सहकारी संघवाद के उच्च मानकों को स्थापित करना। परिषद में कुल 33 सदस्य होते हैं। जीएसटी परिषद में दोस्तों कितना सदस्य होते हैं? 33 सदस्य। जीएसटी परिषद में 33 सदस्य होते हैं। जीएसटी परिषद में 33 सदस्य होते हैं। जीएसटी परिषद के अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं, जो कि अभी निर्मला सीतारमन है, केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं जीएसटी परिषद के अध्यक्ष, ठीक है। और सदस्य इसमें राजस्व, इसके सदस्य जो होते हैं वो राजस्व या वित्त के प्रभारी, केंद्रीय राज्य मंत्री, सभी राज्यों में केंद्र शासित प्रदेशों में वित्त मंत्री, नामित मंत्री। देखिए सदस्य होते हैं राजस्व या वित्त मंत्री के प्रभारी, राजस्व या वित्त के प्रभारी, केंद्रीय राज्य मंत्री सभी राज्यों में एवं केंद्र शासित प्रदेशों में, केंद्रीय राज्य मंत्री, अच्छा, सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में जिसमें विधानसभा हो उसके वित्त मंत्री तथा अनामित मंत्री। कहता है कि केंद्रीय राजस्व सचिव परिषद के पदेन सचिव के रूप में कार्य करते हैं। केंद्रीय राजस्व सचिव परिषद के पदेन सचिव के रूप में कार्य करते हैं कौन? जीएसटी परिषद। इसका कार्य क्या है? सिफारिशें हैं, किन वस्तुओं पर जीएसटी लगाया या छूट दी जाए। मॉडल जीएसटी कानून, मतलब मॉडल जीएसटी कानून, कर की दरें निर्धारित करना, विवाद और समाधान देखेंगे। विवाद समाधान, केंद्र राज्य के बीच जीएसटी से संबंधित विवाद को सुलझाना, केंद्र राज्य के बीच जीएसटी से संबंधित विवाद को सुलझाना। निर्णय की प्रक्रिया देखेंगे दोस्तों। बैठक में निर्णय 3/4 बहुमत के लिए जाते हैं। बैठक में निर्णय 3/4 बहुमत से लिए जाते हैं। केंद्र का भारांश होता है 1/3 और राज्य का भारांश 2/3। कहते हैं कि इसका निर्णय जो होता है ना जीएसटी परिषद का, वो उसका परिषद का बैठक में निर्णय 3/4 बहुमत से लिए जाते हैं। केंद्र का भारांश 1/3, राज्य का भारांश 2/3 होता है, ठीक है। इसको थोड़ा छोटा कर दें। देखिए स्थापना पूछ रहे नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ की जो मुख्यालय है न्यूयॉर्क अमेरिका में है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में है, ठीक है, न्यूयॉर्क अमेरिका में है। स्थापना उसका 24 अक्टूबर 1945 में होता है, ठीक है, 24 अक्टूबर 1945 को। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की जो मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है, 1945 में स्थापना होता है। खाद्य व कृषि संगठन का जो मुख्यालय है रोम या इटली में है, 1945 में। खाद्य या कृषि संगठन का मुख्यालय रोम या इटली है, 1945 में स्थापना। खाद्य व कृषि संगठन का मुख्यालय रोम या इटली है, 1945 में स्थापना। खाद्य व कृषि संगठन का मुख्यालय रोम या इटली है, मुख्यालय उसका स्थापना 1945 में। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है, 1945 में स्थापना है। यूनेस्को की स्थापना पेरिस फ्रांस में है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में, स्थापना 1945। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है, स्थापना 1945 में। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है, स्थापना 1945 में। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, 1919। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जिनेवा में स्विट्जरलैंड में है, 1919 में स्थापना हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, स्थापना 1919 में होता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, स्थापना 1919 में होता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, स्थापना 1919 में होता है। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी है, स्थापना 1944 में। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है, स्थापना 1944 में। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है और स्थापना 1944 में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है, 7 अप्रैल 1948 को स्थापना। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है, 7 अप्रैल 1948 को स्थापना। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है, 7 अप्रैल 1948 को स्थापना।
विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जिनेवा 7 अप्रैल 1948 में स्थापना। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय भी जिनेवा में है, 1995 में स्थापना। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है, स्थापना 1995 में। विश्व व्यापार संगठन का स्थापना जिनेवा में है, स्थापना 1995 में। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है, स्थापना 1995। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है, स्थापना 1995। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है, स्थापना 1995। चलिए, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है, स्थापना 1950। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है, स्थापना 1950। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है, स्थापना 1950। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है, स्थापना 1950। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ का अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ का मुख्यालय जिनेवा में है, स्थापना 1865। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ का मुख्यालय जिनेवा में है, स्थापना 1865। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ का मुख्यालय जिनेवा में है, स्थापना 1865। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ का मुख्यालय जिनेवा में है, स्थापना 1865। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण का मुख्यालय वियना में है और 1957 में इसकी स्थापना। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण वियना में। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण वियना में। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण वियना में इसका हेडक्वार्टर है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण वियना ऑस्ट्रिया में इसका हेडक्वार्टर है। 1957 में स्थापना होता है। नाटो का दोस्तों हेडक्वार्टर मैंने मुख्यालय ब्रुसेल्स में है, 4 अप्रैल 1949 को। 4 अप्रैल 1949 को नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को। नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को। रासायनिक हथियार निषेध संगठन नीदरलैंड के दहेग में है, 1997 में स्थापना है। रासायनिक हथियार निषेध संगठन नीदरलैंड के दहेग में है, 1997 में स्थापना। रासायनिक हथियार निषेध संगठन का स्थापना नीदरलैंड के दहेग में है, 1997 में इसकी स्थापना होती है। इंटरपोल का मुख्यालय लियोन फ्रांस में है, स्थापना 1923। इंटरपोल की स्थापना लियोन फ्रांस में है, स्थापना 1923। इंटरपोल का मुख्यालय लियोन फ्रांस में है, स्थापना 1923। इंटरपोल का दोस्तों मुख्यालय लियोन फ्रांस में है, स्थापना 1923 में। सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है, 1985 में इसकी स्थापना। सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है, 1985 में इसकी स्थापना। सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है, काठमांडू नेपाल में, 1985 में स्थापना। सार्क का मुख्यालय काठमांडू नेपाल में, 1985 में स्थापना। एशियाई विकास बैंक की स्थापना मनीला फिलीपींस में, 1966 में स्थापना। एशियाई विकास बैंक की स्थापना मनीला फिलीपींस में, 1966 में इसकी स्थापना। एशियाई विकास बैंक का मनीला फिलीपींस में है और 1966 में। यूरोपीय संघ का दोस्तों हेडक्वार्टर मुख्यालय ब्रुसेल्स से, 1993 में स्थापना। यूरोपीय संघ का जो मुख्यालय है ब्रुसेल्स में। यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स में। यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स में। यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स में, 1993 में स्थापना। ठीक है। और पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन ओपेक, पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन वियना ऑस्ट्रिया में है, 1960 में स्थापना है। ओपेक का स्थापना ओपेक का मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में। ओपेक का मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया। ओपेक का मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया। ओपेक का मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया 1960 में है। ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। कहता है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्थानांतरण एक दिशीय होता है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्थानांतरण एक दिशीय होता है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्थानांतरण एक दिशीय होता है। पर किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का अंतिम स्रोत सूर्य है। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का अंतिम स्रोत सूर्य है। किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का अंतिम स्रोत सूर्य है। पारिस्थितिकी तंत्र पारिस्थितिकी की आधारभूत कार्यात्मक इकाई है। पारिस्थितिकी तंत्र पारिस्थितिकी की आधारभूत कार्यात्मक इकाई है। यह एक जटिल आत्मनिर्भर प्राकृतिक तंत्र होता है जिसमें सजीव और निर्जीव संगठक अंतर्निहित होते हैं। यह एक जटिल आत्मनिर्भर प्राकृतिक तंत्र होता है जिसमें सजीव और निर्जीव संगठक अंतर्निहित होते हैं। कहता है कि पारिस्थितिक तंत्र एक खुला तंत्र होता है क्योंकि इसमें निरंतर ऊर्जा तथा पदार्थों का संचयन तथा बहिर्गमन होता रहता है। पारिस्थितिकी तंत्र एक खुला तंत्र होता है
क्योंकि इसमें निरंतर ऊर्जा तथा पदार्थों का संचयन तथा बहिर्गमन होता रहता है। पृथ्वी के लगभग 71% भाग पर जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का विस्तार है। पृथ्वी के लगभग 71% भाग पर जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का विस्तार है। यह विश्व के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैले हुआ है। प्रत्येक पारिस्थितिकी तंत्र के मुख्य से दो घटक होते हैं, जैविक और अजैविक। प्रत्येक पारिस्थितिकी तंत्र के मुख्य रूप से दो घटक होते हैं, जैविक और अजैविक। जैविक और अजैविक। तो कहता है कि उत्पादन के अंतर्गत सभी हरे पौधे आते हैं। हरे पौधे प्राथमिक उत्पादक होते हैं। हरे पौधे प्राथमिक उत्पादक होते हैं। इनका कार्य संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र के लिए भोजन उत्पादन तथा ऊर्जा संचयन करना होता है। देखिए कहता है कि हम इसमें जैविक घटक तीन है। जैविक घटक तीन है। हमने क्या देखा, प्रत्येक पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक होता है। प्रत्येक पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक होता है, जैविक और अजैविक। लेकिन जैविक घटक तीन तरह का होता है, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटनकर्ता। जैविक जैविक घटक जो है वो भी तीन है, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटनकर्ता। तो सबसे पहले उत्पादक। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले उत्पादक को देखेंगे। उत्पादक के अंतर्गत सभी हरे पौधे आते हैं। हरे पौधे प्राथमिक उत्पादक होते हैं। इनका कार्य संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र के लिए भोजन उत्पादन तथा ऊर्जा का संचयन करना होता है। समझ गया? चलिए, उत्पादक जैविक एवं अजैविक संघटकों के बिचौलिया का कार्य करता है। उत्पादक जैविक एवं अजैविक संघटकों के बिचौलिया का कार्य करता है। उपभोक्ता वे जीवधारी होते हैं जो अपना भोजन प्राथमिक उपभोक्ता हरे पौधे एवं अन्य जीवधारी से प्राप्त करते हैं। उपभोक्ता वे जीवधारी होते हैं जो अपना भोजन प्राथमिक उपभोक्ता या हरे पौधे या अन्य जीवधारी से प्राप्त कर लेते हैं। तो उपभोक्ता समझ गए कि वे जीवधारी जो अपना भोजन प्राथमिक उपभोक्ता या हरे पेड़ पौधा से या दूसरे जीवधारी से प्राप्त करते हैं। अच्छा, अपघटनकर्ता के अंतर्गत मृतोपजीवी कवक और जीवाणु। अपघटनकर्ता के अंतर्गत मृतोपजीवी कवक एवं जीवाणु आते हैं। इन्हें प्राकृतिक मेहतर कहा जाता है। अच्छा, इन्हें प्राकृतिक मेहतर कहा जाता है। देखिए क्या कहता है, अपघटनकर्ता के अंतर्गत मृतोपजीवी कवक और जीवाणु आते हैं। इन्हें प्रकृति का मेहतर कहा जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवेश, रूपांतरण तथा विसरण ऊष्मागतिकी के नियमों के अनुसार होता है। लिनमैन का नियम, जिसे 20% का नियम भी कहा जाता है, के अनुसार पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का संचरण पोषण स्तर से अलग पोषण स्तर केवल 10% ही होता है। देखिए, बंगाल विभाजन के समय सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कहा कि बंगाल विभाजन हमारे ऊपर वज्र की तरह गिरा है। बंगाल विभाजन के समय सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कहा कि बंगाल विभाजन हमारे ऊपर वज्र की तरह गिरा है। बंगाल विभाजन की घोषणा लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को किया था। बंगाल विभाजन की घोषणा लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को किया था। 16 अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ। 16 अगस्त 1905 को 16 अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ। इसी दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एंड्रयू फ्रेजर था। बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एंड्रयू फ्रेजर था। साथ ही साथ वंदे मातरम के नारा के साथ लोगों ने एक दूसरे कलाई पर राखी बांधी तथा हिंदू मुस्लिम एकता का परिचय दिया। बंगाल विभाजन का कारण ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रशासनिक और सुविधा बताया गया, जबकि वास्तविक कारण बंगाल की राष्ट्रीयता कुचलने का और कमजोर करने का था। बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन चलाया गया। बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन चलाया गया। बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन चलाया गया। बंगाल विभाजन के विरोध स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन को बम्बई एवं पुणे में तिलक ने, बम्बई एवं पुणे में तिलक ने, बम्बई पुणे में तिलक ने, बम्बई एवं पुणे में तिलक ने, पंजाब यूपी में लाला लाजपत राय ने, पंजाब यूपी में लाला लाजपत राय ने, पंजाब यूपी में लाला लाजपत राय ने, बम्बई पुणे में तिलक ने, पंजाब यूपी में लाला लाजपत राय ने एवं अजीत सिंह ने, दिल्ली में सैयद रजा खान ने तथा मद्रास में चिदम्बरम पिल्ले, पी आनंद चार्लू इत्यादि नेताओं ने प्रसारित करने का काम किया था। तो बंगाल विभाजन बम्बई स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन को चलाया। तो बम्बई एवं मुंबई में तिलक ने, पंजाब में उत्तर प्रदेश में लाला लाजपत राय एवं अजीत सिंह ने, ठीक है, दिल्ली में सैयद रजा खान ने, मद्रास में चिदम्बरम पिल्ले, पी आनंद चार्लू इत्यादि नेताओं ने प्रसारित किया था। बंगाल विभाजन को 1911 में रद्द कर दिया गया।
बंगाल विभाजन को 1911 में रद्द कर दिया गया। बंगाल विभाजन को 1911 में रद्द कर दिया गया। साथ ही साथ भारत की राजधानी कलकत्ता से हटाकर दिल्ली को बनाया गया। साथ ही साथ भारत की राजधानी कलकत्ता से हटाकर दिल्ली बनाया। राजधानी परिवर्तन 12 दिसंबर 1912 को प्रभावी हुआ। राजधानी परिवर्तन कब हुआ? 12 दिसंबर 1912 को। 12 दिसंबर 1912 को प्रभावी हुआ। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, तो तब तक इसको देखें, अपना ख्याल रखें और अपनों का ख्याल रखें।